अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीलॉग का आगाज़ इस वीडियो से, इस क्लिप से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं, पहले सुनिए। खान साहब ने ये कहा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो जाने के लिए अब दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि वो लोग एक हमारा दुबई नहीं है, हम उधर जाके बात करके मुलाकात कर सके नेशनल लेवल की, तो उसके बगैर मैं जा सकता हूँ, देख सकता हूँ। लेकिन मेरे को कोई बता नहीं रहा था, लेकिन मैं बता देता हूँ इस बात के बाद कि मेरे गाँव का एक बार पासपोर्ट ब्लॉक हुआ था, अभी तक हुआ है। पूरी की हालत है कि मेरा पासपोर्ट अभी तक ब्लॉक है, और मेरा जो पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया है, मुझे पासपोर्ट बना के नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने उसमें मुझे बताया कि आपका पासपोर्ट में ब्लॉक किया हुआ है। एक वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन खान साहब को मैंने मुलाकात के नहीं छोड़ रहे। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ बार बार, लेकिन नहीं छोड़ रहे। लेकिन आपकी तरफ से मेरा ये पैगाम अगर चला जाए वो ये है कि खान साहब अफगानिस्तान जाने के लिए मुझे वीज़े की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका हुक्म आएगा तो वीज़े के बगैर भी जा सकता हूँ, मैं अफगानिस्तान चला जाऊँगा। अच्छा जी, ये गंडापुर साहब जो कि आपको पता है बड़ी सारी डेडलाइंस दे चुके हैं, बड़े अल्टीमेटम्स दे चुके हैं, और अब स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी पोजीशन से आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ अरसे पहले, कुछ दिनों ही की बात है, कि उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी इस्टेब्लिशमेंट से जो खान साहब के मसाइल हैं, जो मामलात हैं, वो खान साहब ने ख़ुद ही हल करने हैं। आपको पता है कि ये बड़े दावे करते आए कि पार्टी में जितनी एफ़र्ट ये कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो जाए, एक माहौल कंड्यूसिव बन जाए, इमरान खान की रिहाई से मुतालिक जितने एफ़र्ट्स हैं, इनका दावा था कि इनसे ज़्यादा काम जो है वो कोई और पार्टी में नहीं कर रहा। लेकिन उस बात से भी विड्रॉ कर गए। फिर 90 दिन की इन्होंने डेडलाइन दी थी, 90 दिन में खान साहब की रिहाई वो यकीनी बना रहे थे, नेचुरली उससे भी दस्तबरदार हो गए। और अब वो ये हमें बता रहे हैं कि 9 मई, यानी कि इस पूरे वाक़यात को जब 2 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र गया, और ऐसे में इतने सारे इवेंट्स हो गए, वो मैं आपको बताती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। इनको अब रियलाइज़ इन्होंने किया है, या ये लोगों के सामने अब ये बात रखना चाह रहे हैं कि इनका तो पासपोर्ट जो ब्लॉक किया गया, वो अभी तक ब्लॉक्ड ही है, तो ये ट्रैवल ही नहीं कर सकते। अब दावे भी इस दौरान इन्होंने बहुत किए, लोगों पे एक इम्प्रेशन जो है वो बरकरार रखा। ये नहीं बता रहे कि क्यों इन्होंने ये बात डिस्क्लोज़ नहीं की। जब ये 9 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद से जब इनका पासपोर्ट बताया जा रहा है कि अगर ब्लॉक्ड था, तो उसके बाद हमने देखा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस भी हुए। उन्हीं इलेक्शंस के नतीजे में ये एक सूबे के वज़ीर आला मुंतखब हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का। मतलब इतनी एम्बैरसिंग बात है इनके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, मुल्क की आवाम के लिए, कि एक सूबे का वज़ीर आला हमें बता रहा है कि मेरा पासपोर्ट तो ब्लॉक्ड है 2 साल से, लेकिन मैं अगर चाहूँ अफ़गानिस्तान, अगर खान साहब का हुक्म होगा तो मैं बग़ैर पासपोर्ट के भी चला जाऊँगा। मतलब ये इक्वली अलार्मिंग बात है। यहाँ पर इमरान खान साहब तो इनसे ये बात कह रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान जाएं। आज भी इन्होंने ये बात की कि अगर खान साहब कहेंगे तो मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया भर को कि ये गैर कानूनी तरीके से ये जा सकते हैं, किसी भी मुल्क का दौरा कर सकते हैं। मतलब अलार्मिंग बात। और हम तो आज सर पकड़ के बैठ गए जब इनकी ये बात सामने आई कि एक मुल्क का, एक सूबे का वज़ीर आला, चीफ एग्जीक्यूटिव, कितनी एम्बैरसमेंट की बात है कि वो दुनिया भर में ट्रैवल ही नहीं कर सकता, किसी मुल्क का दौरा ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है। और किसने? रियासत ने पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है, वफाकी हुकूमत ने। सो ये प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ से भी। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि यही गंडापुर साहब थे जो हमें तवातुर के साथ इस साल के आगाज़ से ही हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है, तालिबान से मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात के ज़रिए एक अमन के क़याम के लिए और हल के लिए मामलात के, ये एक जिरगे, और उस जिरगे से के हवाले से जो TORs थे इन्होंने वफाकी हुकूमत से शेयर किए थे। मार्च 2025, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इतने माह नहीं गुजरे, मार्च 2025 के गंडापुर साहब के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, जहाँ पे वो हमें बताते थे और मुंतज़िर थे कि वफाकी हुकूमत से कोई रिस्पॉन्स आएगा। जो जिरगे के TORs उनसे शेयर किए गए थे, तो उन्होंने कहा था सिर्फ जिरगा ही नहीं जाएगा अफ़गानिस्तान, मैं ख़ुद भी जाऊँगा। उस चीज़ को ये लीड करने की बात कर रहे थे। उस वक्त भी इन्होंने नहीं बताया कि इनका पासपोर्ट जो है वो 2 साल से ब्लॉक्ड है। कभी इन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी आवाम तक बताना, जबकि इतनी कुछ बातें सामने रख देते थे। इसी दौरान आप मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, जिनके अंडर ये तमाम चीज़ें फ़ॉल करती हैं, पासपोर्ट्स और इमिग्रेशन वगैरह का पूरा मामला, आपने जो है वो मोहसिन नकवी साहब के साथ आप इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती थी। एक तरफ मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ इनके जो बहुत ही अजीज़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब बैठे होते थे, ये ख़ुद बीच में बैठे होते थे।
इन्होंने मोहसिन नकवी साहब को भी क्या नहीं किसी भी टाइम पे ये डिस्क्लोज़ किया कि भाई नकवी साहब मेरा पासपोर्ट आपने ब्लॉक किया हुआ है, इतने अच्छे मामलात हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि ये कमरों में तो मक्खन के ट्रक्स लेकर आए हुए होते हैं, तो इनके जो मामलात जिस तरह से चल रहे थे, इन्होंने आज ये बात क्यों की? बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करके अनफोल्ड तो चीज़ें हो ही रही हैं। गंडापुर साहब की इन भड़कों के हवाले से जो है वो काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। और अभी जो ये इनकी बाकायदा तौर पे गंडापुर साहब की जो एक स्ट्रैटेजी के तहत वो ये कर रहे हैं, या उनके जो परेशानी का इजहार वो कर रहे हैं, इसके पीछे के मकासद क्या हैं और ये क्या हासिल करना चाहते हैं? एक तरफ से ये रेडार्स पे ये बात लेकर आना चाहते हैं कि मैं किसी भी टाइम पे अगर इमरान खान मुझे हिदायत देगा तो मैं एक गैर कानूनी स्टेप की तरफ जाऊंगा। आज मैं अपने प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब से पूछ रही थी यही बात कि इससे क्या मतलब अखज़ किया जाए कि गंडापुर साहब, और इनको कब मालूम हुआ, इनको कब पता चला कि इनका पासपोर्ट ब्लॉक था? तो शेख साहब ने कहा कि जी ये बड़े अरसे से पूरी पार्टी लीडरशिप, काफ़ी लोग हैं हमारे पार्टी के जिनके जिनके नाम ईसीएल पे हैं और पासपोर्ट्स ब्लॉक्ड है, नाम ईसीएल पे हैं, लेकिन ये डिस्क्लोज बात ज़ाहिर है गंडापुर साहब से मुतालिक तो कभी भी डिस्क्लोज नहीं हुई। और हालांकि इतना एजिटेशन का इजहार इन्होंने पहले भी किया, बहुत कुछ बोल गए जोश खिताबत में, जिस तरह से इन्होंने लताड़ा मुल्क की एजेंसीज़ को, एस्टैब्लिशमेंट को, और हुकूमत तो चले इनकम्बेंट्स को तो ये कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन इदारों को, वो इदारे के जिनके हवाले से इनके ऊपर बड़ा इंप्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन प्रिवेल करता है मुबैना तौर पर कि ये बहुत ज़्यादा करीबी हैं उन हलकों के। और जो ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो 2-3 बताया जाता है, और जो मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि अली कलीमा खान साहिबा के ग्रुप के मुतालिक बात की जाती है, या बुशरा बीबी के ग्रुप के चलाने के हवाले से बात की जाती है, या फिर गंडापुर साहब का एक अलहदा ग्रुप है, और वो ग्रुप जो है इट इज़ बैक्ड बाय द इंस्टीट्यूशन अपेरेंटली एंड मुबैना तौर पे ये कहा जा सकता है। सो इनको सरपरस्ती ज़रूर हासिल है, और बार बार ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए भी बताते हैं कि इमरान खान से जब उनको तंबी करते हैं कि गंडापुर अपनी कुर्सी की परवाह ना करो, तो उनकी बात से यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है, या यही मीनिंग ड्रॉ की जा सकती है कि खान साहब इनको बोल रहे हैं कि स्टॉप बीइंग क्लोज टू दोज सर्कल्स, अपने जो लॉयल्टी है उसको सूबे की आवाम के साथ रखो, सूबे की आवाम के लिए काम करो, और स्टॉप बीइंग लॉयल टू the people who are authorizing all the decisions and all the measures that they're taking. So लिहाजा आज गंडापुर साहब की बात ये तो डिस्क्लोज हो गई, जिसने एक नया कोराम जो है वो ज़रा मचा दिया मुल्क में कि ये बहुत ज़्यादा एक परेशान कौन और हैरान कौन किस्म का ये स्टेटमेंट था। लेकिन इसके साथ साथ ही आज जो एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो ये थी कि अलीमा खान साहिबा ने आके इमरान खान साहब का पैगाम रिले किया था सेनेट की जो अगेन कमेटीज़ हैं उनसे इस्तीफ़ा देने के हवाले से, और ये एक सेकेंड फेज़ नज़र आ रहा है जो कि इमरान खान साहब की हिदायत आई है कि सेनेट की भी कमेटी से, अब पहले उन्होंने नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ा देने का सिलसिले से आगाज़ हुआ, और फिर गाड़ी प्रोटोकॉल तमाम चीज़ें जो है वो वापस देने के हवाले से बात की गई, और फिर इवेंचुअली अब आ गए हैं सेनेट की कमेटी से भी इस्तीफ़ा। सेनेट के बाद जो है वो अब मामलात आहिस्ता आहिस्ता ये बेबी स्टेप और एक फेस स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है इमरान खान साहब की, जो कि किसी भी सूरत नहीं चाहते वो अब के उनकी पार्टी इस पार्लियामेंट्री सेटअप का हिस्सा रहे, और ग्रेजुअली वो इस पार्लियामेंट्री सेटअप से निकलने के हवाले से अब ये मूव्स आगे आगे आ रही हैं। और ये बाकायदा तौर पे आज जो ये बात सामने आई है इस पे इसको बहुत खुश उसलूबी के साथ एक्सेप्ट करें या रिलक्टेंस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट तो करना है। इन्होंने जो ये एक इमरान खान की हिदायत है इस पर अमल दरामद तो होना है, और कुछ इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वो नहीं चाहती, जो कुछ रहनुमा हैं, जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं, ज़राए बताते हैं कि वो बिल्कुल रिलक्टेंट हैं इस हवाले से कि वो प्रोटोकॉल वापस, और आज के दौर में भला गाड़ियाँ और पेट्रोल और ये जो प्रिविलेजेस हासिल है वो कौन देना चाहेगा? मतलब इतनी इतनी तनख्वाहें हैं और इस किस्म का जो एक प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, तो कौन चाहेगा कि वो इस असम्बली से बाहर आ जाए? हुकूमत एक तरफ है जो कि एक इंप्रेशन देती है जी इनके बाहर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये असम्बली से बाहर चले जाए, इनका यही वतीरा है और ये वो, और पीटीआई है जो कि डीप डाउन काफ़ी रहनुमा इनके हैं, काफ़ी अरकान असम्बली है जो कि नहीं चाह रहे, और यहाँ तक भी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक शख्स ने तो मिनिस्टर्स इनक्लेव जाके एक खुफिया मुलाकात भी की है और अपने आप को पिच किया है एक अपोजिशन लीडर के तौर पे। अब एक तरफ जहाँ पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर होंगे नेशनल असम्बली में, और राजा नासिर अब्बास साहब होंगे सेनेट में, तो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग वो जा के बाकायदा तौर पे ज़राए बता रहे हैं कि खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, मिनिस्टर्स इनक्लेव में जाके किसी शख्स से मुलाकात हुई है और मुलाकात में अपने आप को पिच किया गया है कि जी अपोजिशन लीडर के लिए मैं बहुत एक परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। बट बहरहाल इमरान खान साहब जो है उनका माइंड बहुत क्लियर है एंड उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, वो अब नज़र आ रही है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी बहुत सवाल ये रेज़ हो रहे हैं कि क्या इनको इस बात का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो जो पहले हमने देखा कि 2 असेंबली से इस्तीफ़े देकर जो असेंबलीज डिज़ोल्व हुई, तो उससे क्या फ़ायदा हासिल कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, या क्या नुकसान उन्होंने मज़ीद उठा लिया? क्योंकि जिस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं, जिस किस्म का नुकसान से उनको गुजारा जा रहा है, जिस तरह से डेंट मारने की कोशिश की जा रही है उनकी पूरी सियासत को, वो तो बतदरीज जारी है, उसका एक तसलसल हमें नज़र आ रहा है। लेकिन फ़ायदा जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा जो दूसरे साइड है जो कि ये तमाम एक्शंस ले रही है उनके खिलाफ, सवाल ये होना चाहिए कि दूसरा साइड क्या अटेन कर पा रहा है। क्योंकि अगर इनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो पा रही, तमाम जो मुल्की जो इस वक्त मामलात हैं या मुल्की सियासत है, कौमी सियासत जो है, वो अगर एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है और एक शख्स का ही डर है, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप से जो बाहर है, जेल से बाहर, उससे तो मौजूदा हुकूमत या वो तमाम हल्के जहाँ से तमाम जो इकदाम हो रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से। लेकिन सिर्फ एक शख्स है कि जिससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और फ़र्क का आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब वफाकी काबीना के इजलास से ख़िताब कर रहे थे, तो फोकस उनका इसी बात पे था कि जी एक तरफ बताया जा रहा है कि जी जो फितना फसाद फैलाने वाले हैं वो टॉप प्रायोरिटी अवलीन तरजीह होगी कि उनसे जान छुड़ाई जाए और उनसे निमटा जाए। और उसके लिए जो है वो बाकायदा तौर पे, और नाम नहीं लिया उन्होंने किसी जमात का, लेकिन बाकायदा तौर पे ये बात कही गई कि एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, तो ज़ाहिर है इट वाज टू ऑब्वियस कि किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और फिर इन द सेम ब्रेथ एक ही उसी सांस में उन्होंने एक नैरेटिव बिल्डिंग कमेटी की फॉर्मेशन का भी ऐलान किया। बड़े सारे ऐलानात, अहम ऐलानात हुए, और दूसरे एक और अहम ऐलान की तरफ मैं आऊँगी। लेकिन जो नैरेटिव बिल्डिंग जो कमेटी है जिसमें उलमा कराम को आप शामिल कर रहे हैं और मिनिस्टर्स भी उसमें शामिल होंगे, और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है वो उसको लीड करेगी, लेकिन उलमा कराम को आप लाके आप क्या एक सियासी बयानिया बनाने की तरफ आप आएंगे? मतलब ये भी इट्सेल्फ एक बहुत मज़ाक़ खेज़ बात है कि हम इतने अरसे में इस मौजूदा हुकूमत को, पिछले 2-3 साल में आप देख लीजिए कितने नैरेटिव्स पे नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई नैरेटिव चल नहीं पाया, बयानिया चल नहीं पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा? इतने ज़्यादा सवालात, और फिर गवर्नेंस के जो आलम है वो सबके सामने है। एक नेचुरल कैलामिटी जो है वो आपके तमाम चतर दावे जो है वो उड़ा के रख देती है, बहा के ले जाती है। जिस किस्म के गैप्स नज़र आ रहे हैं गवर्नेंस में, वो उसकी निशानदेही तो इवन आर्मी चीफ भी टाइम एंड अगेन करते रहे कि फ़ौज को शहादतें देकर ये गवर्नेंस के जो गैप्स हैं उसको पूरा करना पड़ रहा है। और आज भी बैठ के मतलब इतनी ढिठाई से हुकूमती नुमाइंदे जो है वो हमें बताते हैं कि छोटे मोटे जो हैं वो चीज़ें हाईलाइट होंगी, वो आएंगी चीज़ें सामने, और हमने 90% जो है वो बेहतरी की है। किधर है वो 90% बेहतरी? और जिस किस्म की जो अनप्रेसिडेंटेड इस वक्त सिचुएशन का सामना ज़रूर है, लेकिन इसी सिचुएशन में हमें अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी भी नज़र आनी चाहिए थी, एक जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, जिसको आज इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी हुकूमत की वो भी क्रिटिसाइज़ कर रही है। कि आज आप इमेजिन कीजिए मुल्तान की जो सूरत हाल है सैलाब की, जलालपुर पीरवाला जो जगह है वहाँ पर आज सूरत हाल ये है कि बोट्स कम है, और जो किश्तियों, जो प्राइवेट किश्तियां हैं वो 2-2 लाख रुपए लोगों से चार्ज कर रही हैं, वहाँ पे बंद नहीं तोड़े गए। मतलब ये भी आप फैसला देख लीजिए कि किस नौयत के फैसले हो रहे हैं, क्या कुछ बचाने की अपनी कोशिश की जा रही है, और गरीब का घर जो है वो लोग लिटरली आंखों से देख रहे हैं वो गिरते हुए, और लोग जो है वो अपने घरों से निकलना नहीं चाह रहे वहाँ पे लोग। और हज़ारों की तादाद में, एक बहुत बड़ी तादाद है, लाखों की आप कह लीजिए, कि जो लोग स्ट्रैंडेड है, अभी भी फंसे हुए हैं, अपने घर नहीं छोड़ने मांग रहे। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जी हमारे पहले मवेशी निकालो, इतनी बड़ी तादाद है मवेशियों की, जानवरों की। सो बहुत ही एक अलमनाक इस वक्त एक सूरत हाल है, बहुत संगीन सूरत हाल है। और ऐसे में फोकस जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग पे है, सोशल मीडिया पे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा, और ये प्रोवोक करने के लिए इस किस्म के बयान दिए जाते हैं। क्योंकि ऐसे हालात में तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब को तो उनका तो दिमाग भी इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मतलब आप वो सियासत कर रहे हैं अगर आप इस नहज पे भी और इस आलम में भी, जहाँ पर आपकी तमाम तरजीहात इस बात पर होनी चाहिए। आप एक तरफ ऐलान कर रहे हैं कि आज एग्रीकल्चर और जो मौसमियाती आपने इमरजेंसी के नफाज का ऐलान जो किया है,
स्टेप इन द राइट डायरेक्शन हो सकता है। इसके ऑब्वियसली इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। आप इमरजेंसी का नफाज करने जा रहे हैं, लोग सैलाब की सिचुएशन है उसमें तो इवन हुकूमती रैंक से आवाज़ें आ रही थी कि जी 4-4 दफ़ा भारत बता चुका था कि वो पानी छोड़ेगा, तो आपकी प्रिपेयर्डनेस, आपकी प्रिपरेशंस कहाँ थी? तो बहुत सारे सवालात हैं और आज सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है पंजाब हुकूमत से, मुल्तान में भी जो मुल्तान के बासी हैं, सियासतदान हैं, तमाम जगहों से जहाँ जहाँ से ये सैलाबी रेला गुजर रहा है उनसे पूछा जा रहा है भाई क्यों नहीं बंद आपने तोड़ने दिया, क्यों नहीं आप बंद तोड़ने दे रहे, और क्या इसके पीछे मुहरकात हैं, क्या सियासत है, क्या लॉजिक है, ज़रा समझाया जाए। और बहुत सारे तो चीज़ें लोगों को समझ भी आ रही हैं, बट अल्टीमेटली जो नुकसान है वो ज़ाहिर है इस मुल्क की आवाम वो भुगत रही है। और जिस किस्म के हालात हैं, आज इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब थे, साबिक वज़ीर ख़जाना, उन्होंने कहा कि ये जितना बड़ा लॉस है मार्केट से ऑलरेडी ग़िज़ाई जो बहरान का ख़दशा का इजहार जो किया जा रहा था वो तो ऑब्वियसली वो किक इन कर गया है, वो इनिशिएट हो चुका है। मार्केट से चीज़ें गायब होना शुरू हो चुकी हैं, जो अवेलेबल अगर है भी अशिया उनकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं, रिकॉर्ड इजाफा उसमें देखा जा रहा है। इस वक्त बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई 1.4 बिलियन डॉलर्स तक का लॉस अभी तक के उसमें लिटरली कोट किए जा रहा है, लेकिन ये कहीं क्वांटम ज़्यादा होगा क्योंकि अभी भी मतलब थमने का नाम नहीं ले रहा ये जो पूरा डिज़ास्टर है। और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब कह रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हमारी मईशत का एक अहम तरीन शोबा है, उसकी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि 55 to 60% कंट्रीब्यूट करता है आपकी इकोनॉमी में, वो उसमें 3 से 4% तक कमी मुतवक्के है, यानी वो कमी के खदशात का इजहार किया जा रहा है। और 1% भी अगर कमी देखी जाती है तो दैट मीन्स 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी आपकी जीडीपी में। सो 3 to 4% मीन्स एटलीस्ट 2% तक की आपकी जीडीपी स्लैश हो जाएगी, जो कि आप 3.5% या 4% तक का आपने एक अंदाज़ा लगाया हुआ था अप्रॉक्सीमेटली, जो आपने टारगेट रखा हुआ था करंट फिस्कल ईयर का। आपने अफरात ज़र का इसी तरह महंगाई की जो शरह है आपने 7.5% तक की अपना एक टारगेट रखा हुआ था, लेकिन डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब अलार्मिंगली बता रहे हैं, एक जो फिगर्स सामने रख रहे हैं वो कह रहे हैं 15% तक ये महंगाई बढ़ेगी। नेचुरली जब आपके पास क्योंकि सारी फसलें तबाह हो गई हैं, आपकी जो चावल की जो आपकी क्रॉप थी वो ज़ाहिर है आप जो बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तबाह हो गई है, आपकी गंदम जो है वो 30% का प्रोपोर्शन बताया जा रहा है, चावल की तो लिटरली 60% तक का बताया जा रहा है। सो बहुत बड़े स्केल पे नुकसानात हुए हैं, फसलें जो तबाह हुई हैं तो आपको इंपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, इंपोर्ट से अगेन इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, आपके फाइनेंशियल और जो फिजिकल बर्डन है वो बढ़ जाता है, बजटरी कॉन्स्ट्रेंट जो है उसमें इजाफा हो जाता है। सो बहुत एक चेन इफेक्ट है पूरा, और एक स्पाइरल इफेक्ट में यही सब नज़र आ रहा है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी नेचुरली हिट लेगा, क्योंकि अगर कॉटन अवेलेबल नहीं होगी तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो वैसे ही एक प्रेशर्स का सामना कर रहा है, और फिर इवेंचुअली आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी गुर्बत और पूरा आप मतलब एक तमाम चीज़ों को लिंक कीजिए तो ये एक बहुत ही बड़े स्केल का नुकसान है। और 2022 में कुछ नुकसानात नहीं थे जो 2025 में देखे जा रहे हैं, और अभी ये थमने का नाम नहीं ले रहा। सो ऐसे में सियासत छोड़िए, तमाम इस वक्त हुकूमत को और अपोजिशन को मिल के, और तमाम जो फलाई इदारे हैं उनको मिल के रोपन करके आगे चीज़ें मैकेनिज्म एक डेवलप करके आगे बढ़ना चाहिए। इमदाद और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसको मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत है, लोगों को रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, और जो जहाँ जहाँ मुनाफा बनाया जा रहा है, मतलब ये भी एक अलमिया है इस मुल्क का कि जब क्राइसिस होता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है। और ये बहुत ही शदीद बेशर्मी की बात है कि इस मुल्क में सिर्फ इस सैलाबी रेले में इंसान नहीं डूब रहे, इंसानियत तक डूब रही है, क्योंकि अगर प्राइवेट कश्तियों में 2-2 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे हैं उन गरीबों को वहाँ से एवैक्यूएट उन जगहों से करने में, तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और आज ये हमारे कोलीग हैं उमर दराज गोंडल, वो चूँकि जलालपुर पीरवाला में मौजूद थे, उन्होंने ये बात हाईलाइट की, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इसका फ़ौरन नोटिस लिया, क्योंकि वो पहले फ़िज़ाई दौरा करी थी, फिर लोगों से मिली वो जाके, और वहाँ पे बड़ा कुछ इंश्योर करने की कोशिश की, और उन्होंने फ़ौरन नोटिस इस बात का लिया। 108 के करीब बताया जा रहा है, मज़ीद बोट्स जो है वो ऐड कर दिए, लेकिन स्केल बहुत बड़ा है नुकसान का, लॉसेस का। सो लिहाजा इस वक्त मैक्सिमम रिलीफ एफर्ट्स और फिर एक रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का फेज़ आगे शुरू होगा, जो कि मज़ीद चैलेंजिंग होगा, लेकिन उसमें सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए, और मौजूदा हालात पे आप क्या राय रखते हैं उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में, और चूँकि मैं एक वीडियो कल करना चाह रही थी लेकिन मैं वो ज़रूर एक ड्यू रहेगी, कल परसों में मैं ज़रूर इस पर बात करना चाहूँगी। जो नेपाल में जिस तरह से
وہاں کے وزیر اعظم نے نہ صرف استعفیٰ دیا، وہ کیسے فرار ہوئے، اور یہ جو پورا ایک لہر نظر آ رہی ہے جو جینزی جو نوجوان ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں اب نوجوان اور کس طرح سے ایک رول پلے کر رہے ہیں. ہمیں اوور دا ٹائم ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ نظر آیا، نہ صرف ڈومیسٹک پالیٹکس یا موروثی سیاست کا، بلکہ اب جو یہ ایک لہر شروع ہو چکی ہے. دیگر ممالک کتنے عرصے تک اپنے آپ کو اس سے بچا پائیں گے؟ نوجوان اب اس پورے دنیا میں فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور جہاں پر ان کی حقوق کی بات ہے، ان کے حقوق کو انشور کرنا اس وقت ریاستوں کی ذمہ داری ہے. جہاں پر آپ نے ان کے حقوق سلب کیے، وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس پہ کامنٹ ضرور کیجئے، and let's then talk about it in the next vlog. Thank you.